प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में कुमार गौरव सर के साथ फिर वाली जो क्लास नोट्स है इस पे रिवीजन क्लास के तौर पे हम लोग समझते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है और साथ ही साथ सबसे पुराना पुरस्कार है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1965 में। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर कुरूप को दिया गया था। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किन को दिया गया? तो जयशंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को दिया गया था। यानी 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो उसमें दो लोगों का नाम है। एक पहला जो है संस्कृत के विद्वान हैं जिनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के कवि और गीतकार हैं जिनका नाम है गुलजार। इन दोनों लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया था। अब है विश्व अनाज उत्पादक देश, यानी विश्व में सबसे अधिक अनाज यानी कि अलग अलग फसल वो उसका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो उसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेते गेहूं। गेहूं का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? यानी पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन। और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत का स्थान कौन सा है? उसमें दूसरा स्थान है। यानी कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक विश्व में कौन सा देश करता है? चीन। और भारत का स्थान जो है गेहूं के उत्पादन करने में दूसरा स्थान है। उसी क्रम में दूध के बारे में बात करें तो दूध जो है दूध सबसे अधिक विश्व में कौन सा देश उत्पादन करता है? तो भारत। और भारत का स्थान इसमें प्रथम है। यानी दूध सबसे अधिक विश्व में कौन सा देश उत्पादन करता है? तो भारत करता है। कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ब्राज़ील। यानी कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस देश के द्वारा किया जाता है? यानी कौन सा देश करता है? तो ब्राज़ील। और भारत का स्थान कॉफ़ी के उत्पादन में 7वां है। यानी कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राज़ील। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। चीनी के बारे में बात करें तो ये जो चीनी है, चीनी सबसे अधिक विश्व में कौन सा देश उत्पादन करता है? तो ब्राज़ील जो है चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। चावल सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादन करता है? तो चीन जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है और भारत का स्थान दूसरा है चावल उत्पादन में। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। जबकि प्रीतजर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, जबकि प्रीतजर पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में। वीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये ऑस्कर पुरस्कार जो है लॉस एंजल्स जो अमेरिका है यहाँ से दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व में। परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए दिया जाता है भारतीय सेनाओं को। परमवीर चक्र किससे संबंधित है? तो वीरता से संबंधित है जो भारतीय सेना को दिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण देश है और उसकी राजधानी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं कनाडा, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया वैसे आगे दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? वेलिंगटन। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। देखिए एक है ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और एक है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है नूर संतारा। वैसे इंडोनेशिया की पहले राजधानी था जकार्ता।
इंडोनेशिया की पहली राजधानी कहाँ हुआ करता था? जाकर्ता, अब हो गया है नूर संतारा इंडोनेशिया की राजधानी। कजाकिस्तान जिसकी राजधानी है अस्ताना। तुर्की देश एशिया यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो कनाडा है, ये कनाडा विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला देश है। यानी विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। और तुर्की जो है, तुर्की देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। तुर्की देश जो है एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है। अब है भारत रत्न प्राप्त करता। ये जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इस भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय जो दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोग कौन कौन थे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो दिया गया था WC राजगोपालाचारी और CV रमन। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न जो 1954 में शुरुआत हुआ था तो उस समय ये दिया गया था। अब है पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो दिया गया वो 1999 में दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को जो भारत रत्न दिया गया ये 1998 में दिया गया। लता मंगेशकर को जो दिया गया 2001 में दिया गया है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न जो दिया गया वो 2009 में दिया गया। सचिन तेंदुलकर जो है इनको दिया गया है 2014 में। यानी कि पहले ऐसे क्रिकेटर हुए, पहले ऐसे खिलाड़ी हुए जिनको कि भारत रत्न दिया गया तो वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनको किस वर्ष दिया गया? तो 2014 में। अब है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि भारत में जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वैसे विश्व में बात करेगा फिल्म में तो वो कौन सा पुरस्कार है? ये ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार। जबकि भारत में फिल्म के क्षेत्र में यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रथम बार यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1969 में। और किनको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति मिथुन चक्रवर्ती है। 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। जबकि 2023 में यह पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला था। 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? वहीदा रहमान को। और 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। आगे भारत रत्न से सम्मानित विदेशी। पहली बार जो विदेशी है जिनको कि भारत रत्न दिया गया था वो था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां पहले ऐसे विदेशी हुए जिनको कि भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति जिसको वर्ष 1987 में मिला था। और इसी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती संगठन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका व्यक्ति नेल्सन मंडेला को वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था। ये जो नेल्सन मंडेला है दक्षिण अफ्रीका के हैं। और इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में भारत रत्न दिया गया था इनको।
मदर टेरेसा को इनको 1980 में भारत रत्न मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इनको वर्ष 1948 में भारत की नागरिकता मिली थी। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली थी कब? 1948 में। अब देख लेते हैं 2024 में जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं वो कौन कौन है 2024 में। इसमें आता है MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो कि 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन है एक बार फिर से देख लीजिए। MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है, लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह है। इन लोगों को 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब कुछ प्रमुख जनजातियां, और ये जो जनजाति है और उससे संबंधित क्षेत्र है, जैसे मसाई जनजाति है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये केनिया और तंजानिया से है। उसी तरह से बुशमैन, ये इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जरूर याद रखिएगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ से संबंधित है बुशमैन जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ से है? तो कंगो से। उसी तरह शैम्पेन जरावा स्टेनेली, ये अंडोमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, प्रमुख जनजाति। नोबेल पुरस्कार से संबंधित फैक्ट है, नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह कुल 6 श्रेणी में दिया जाता है, और ये 6 श्रेणी कौन कौन सा है? भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है। एक सवाल यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो नोबेल पुरस्कार है पहले ऐसे एशियाई बात करेगा, एशियाई बोले या फिर पहले भारतीय बोले? पहले भारतीय कौन थे जिनको कि ये नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, क्षेत्र की बात करेगा तो साहित्य के क्षेत्र में, और पुस्तक की बात करेगा तो गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे एशियाई हुए, पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम था गीतांजलि। अब आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार कुल मिला के कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणी में दिया जाता है। यह भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में कॉनराड रॉन्टजन को दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में J.H. वॉन हाफ को दिया गया था। उसी क्रम में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में एडोल्फ वॉन वेटिंग को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में सूली पुरदोम को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। हेनरी ड्यूनेंट को शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनर फ्रिश को वो जॉन टीम बर्गेन को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा वो बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार को छोड़कर स्टॉकहोम स्वीडन में, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में दिया जाता है। यानी ये जो नोबेल पुरस्कार है, सभी नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी है। जबकि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, साथ ही एशियाई भी थे, जैसा कि हम लोग बात किए। आगे है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। रेडियो धर्मिता, आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो रेडियो धर्मिता से संबंधित है। रेडियो धर्मिता के लिए पियरे क्यूरी, हेनरी बेकवेल और मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अब है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान की 22 भाषाएं हैं और एक भाषा राजस्थानी और एक अंग्रेजी है। तो इस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाषा के क्षेत्र में। और एक माने कितने भाषाओं के लिए, तो 24 भाषा। भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा। ये 22 भाषा के लिए और साथ में 2 भाषा जो है, एक राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब है यंगतीसी नदी। यंगतीसी नदी से संबंधित फैक्ट है। यंगतीसी नदी के बारे में बात करते हैं तो यंगतीसी नदी जो है, यह नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यंगतीसी नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और यंगतीसी नदी जो है चीन में बहती है। किस देश में? चीन में। और इस नदी के किनारे चीन का शंघाई शहर स्थित है। चीन में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है शंघाई। ये जो शंघाई शहर है यही यंगतीसी नदी के किनारे बहती है। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। बात कर रहे थे हम लोग यंगतीसी नदी के बारे में। यंगतीसी नदी यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यंगतीसी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और ये किस देश में बहती है? चीन में। और इसी यंगतीसी नदी के किनारे शंघाई शहर स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का जो शोक कहते हैं वो हुआंगहो नदी को कहते हैं। अब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये किस देश में है? तो रूस में है। और ये किसको किसको जोड़ती है? मॉस्को को व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। इस रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 9200 किलोमीटर। यानी कि विश्व की जो सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसकी लंबाई कितना है? 9200 किलोमीटर है। अब है कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश। तो सबसे पहले है इसमें विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में। अगर बात कर ले ये इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम। और ये रोम किस नदी के किनारे है? ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इसी इटली में विसुवियस ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर? वो भी एटना ज्वालामुखी है इटली के अंदर में। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वही इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। क्राकतोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये कहाँ पर? हवाई द्वीप में है, जो यूएसए के अंदर स्थित है। कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर? अलास्का में। और ये अलास्का किस देश के अंदर में? तो यूएसए के अंदर है। माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, जापान की राजधानी कहाँ पर है? जापान की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। चिम्बेराजो ज्वालामुखी कहाँ पर? ये इक्वाडोर में है। ओजस डेल सेलेडो ज्वालामुखी ये अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी ये अंटार्कटिका में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तंजानिया में। देमबंद ज्वालामुखी ये कहाँ? ईरान में है। माउंट ताल ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसको याद रखिएगा, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। और इस मनीला के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र।
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मनीला के अंदर में। अगर बात करेगा भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो कटक में है। भारत के अंदर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। उड़ीसा का एक शहर है कटक, वहीं पर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और ये जो मनीला है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अब है कुछ घास की भूमियाँ, यानी और ये जो घास की भूमियाँ है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जैसे पहला है कंपास। ये कंपास जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में है, अर्जेंटीना है, पराग्वे और उरुग्वे, इन सभी देशों के क्षेत्र में ये कंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान जो ये पूर्वी अफ्रीका के अंदर है। उसी तरह से सेराडो ये कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में है। सेल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन के अंदर स्थित है। पार्कलैंड ये घास का मैदान कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। लानोज घास का मैदान कहाँ पर है? वेनेजुएला और कोलंबिया के अंदर स्थित है लानोज घास का मैदान। और ये जितने भी घास का मैदान अभी हम लोग देखे, ये सभी घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब हम लोग देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहले आएगा प्रेयरी। प्रेयरी जो है, एक तो प्रश्न ये बनेगा प्रेयरी घास का मैदान किस प्रकार के घास का मैदान है, तब हम लोग आंसर करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दूसरा प्रश्न बनेगा प्रेयरी जो है किस देश में है? प्रेयरी घास का मैदान तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। उसी तरह से स्टेपिज घास का मैदान ये कहाँ पर है? यूरेशिया में। पुस्ताज घास का मैदान ये हंगरी में है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। वेल्ड घास का मैदान ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट घास का मैदान था, ये सभी घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान था। और इसमें से एक आध सवाल देखने के लिए निश्चित रूप से एग्जाम में मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पठार एवं उसकी अवस्थिति। प्रमुख पठार है और वो किस देश से संबंधित है उसके बारे में। सबसे पहला आएगा सान पठार। ये कहाँ पर है? तो म्यांमार के अंदर स्थित है। पोतवार का पठार ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पीडमांड पठार ये कहाँ पर है? यूएसए में है। पेटागोनिया पठार जो है, पेटागोनिया पठार जो है ये पठार है और ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में है। ओजार्क पठार ये कहाँ पर? तो यूएसए के अंदर में है। मेसेठा का जो पठार ये स्पेन में अरेबियन प्रायद्वीप के अंदर स्थित है। अनातोलिया पठार ये कहाँ पर है? तुर्की में है। अब है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित फैक्ट। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात करें तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह प्रत्येक वर्ष फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और कहाँ से दिया जाता है? मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। यह पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए इनमें से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति और भारतीय कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब है वर्गीज कुरियन, इनको भारतीय श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत किया था। और वर्गीज कुरियन का प्रत्येक वर्ष जो है जन्मदिन मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका जो मनाया जाता है जन्मदिन 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 26 नवंबर को। और इसी 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान दिवस भी भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस तरह से 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, साथ ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इसी 26 नवंबर को
डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन मनाया जाता है, जिनको कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत किया था। अब है मिस यूनिवर्स का खिताब। यह खिताब अब तक 3 भारतीय महिलाओं को मिला, यानी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भारत की कितने महिलाएं, तो 3 महिलाएं। पहला सुष्मिता सेन, जिन्होंने कि 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। दूसरा है लारा दत्ता, जिन्होंने कि 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। और तीसरा है हनराज संधू, जो कि 2021 के अंदर में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। अब है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार निम्न भारतीयों को मिला है अब तक, यानी कितने लोगों को मिला है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा वीएस नायपॉल को मिला है मैन बुकर पुरस्कार। दूसरा अरुंधति राय, यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भारतीय है, यानी पहली भारतीय महिला जिनको कि मैन बुकर पुरस्कार दिया गया तो वह अरुंधति राय। उसी तरह से सलमान रुश्दी को मिला है, किरण देसाई को मिला है, अरविंद अडिगा को दिया गया और गीतांजलि श्री को दिया गया बुकर पुरस्कार। अब है टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी। टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी जो है, इस नदी को दजला फरात नदी भी कहा जाता है, और इस नदी के किनारे मेसोपोटामिया वो बगदाद शहर स्थित है। आगे है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। इसे CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार KS कृष्णन को प्रथम बार दिया गया था, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था, KS कृष्णन को। अब है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को पहले जो है गेट के नाम से जानते थे, GATT, गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इस नाम से जाना जाता था गेट। और इसी गेट का नाम फिर से बदल कर दिया गया विश्व व्यापार संगठन, और इस तरह से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर में। देखिए यहाँ पर दिया, इस संगठन ने टैरिफ और व्यापार और सामान्य समझौता यानी गेट GATT का स्थान लिया है। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का स्थान किसने लिया, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इस स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अब है बैरन द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा बैरन द्वीप को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वह है बैरन। कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यानी श्री विजयपुरम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यानी इसी को क्या बोलेंगे, श्री विजयपुरम है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF के नाम से जानते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, दोनों को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो होती है जुलाई 1944 में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का नाम है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन, यानी जुलाई 1944 में एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन का नाम है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सम्मेलन हुआ था, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन। और इसी ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इस दोनों ही संस्था को आपस में जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इन दोनों संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। इन दोनों संगठनों का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी जो है, USA की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहीं पर हेडक्वार्टर है। आगे है रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी को कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दी हेग में। और ये दी हेग किस देश में? नीदरलैंड के अंदर में। इसमें 15 न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए है। इस संगठन में अब तक बने भारतीय न्यायाधीश यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश बने हैं वो कौन कौन हैं? तो इसमें क्रम में आता है नागेंद्र सिंह, सर बेनेगल राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। इस तरह से ये 4 लोग जो हैं अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का प्रमुख अंग है। यूएनओ का एक क्या है? प्रमुख अंग है। अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ का कुल मिला के 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। और इस 6 अंग में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर छोड़ दें तो बचा 5 अंग। और इस 5 अंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा 5 अंग का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको कि इंटरपोल के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल, जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में होती है और 7 सितंबर 1923 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन में। लियोन कहाँ, किस देश में है? फ्रांस में। वैसे अगर बात कर लें फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और नदी की बात करेगा, किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। अब है खाद्य और कृषि संगठन, है ना, खाद्य और कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? रोम है। रोम जो है इटली की राजधानी, यहीं पर खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है। अब है कुछ क्षेत्रीय हवाएं और उसका स्थान, जैसे आएगा खमसीन, ये कहाँ पर है? ये प्रमुख हवाएं, क्षेत्रीय हवाएं कहाँ का है? मिस्र का। चिनूक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षेत्रीय हवाएं हैं। सिराको, इटली की क्षेत्रीय हवाएं। गिबली, ये लीबिया की क्षेत्रीय हवाएं। बोरा, ये इटली एड्रियाटिक सागर का प्रमुख क्षेत्रीय हवाएं हैं। उसी तरह फोन जो ये स्विट्जरलैंड की प्रमुख हवाएं हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद आसानी के साथ और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, कुमार गौरव सर के साथ फेरों की सीरीज वाली जो क्लास नोट्स था उसको रिवीजन क्लास के तौर पे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर किए। और ये वीडियो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो एक छोटी सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच।